जी स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने एफएससी की जब फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था तो उसमें मैंने आपको ये करवाया था कि एटम क्या होता है। एटम की हमने हिस्ट्री की थी और उस हिस्ट्री में हमने क्या क्या कर लिया था। उसमें हमने नंबर 1 हमने एटम के बारे में पढ़ा, इसकी ओल्ड एटम क्या होता है, इसको ग्रीक फिलोसोफर ने कैसे दिया था। और उसके बाद हमने आगे इसको मॉडर्न में किया, तो मॉडर्न में हमने इसका ये किया कि मॉडर्न एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 3 हमने किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये हमने कर ली थी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। और इसके बाद नंबर 4 हमने किया था कि एटम्स के पास अब तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने आ चुके हैं। और उसके बाद हमने ये कहा था कि फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होंगे। और इसके बाद हमने ये किया था कि एटम का जो मास है वो किस हद तक हो सकता है, एटम का जो मास है वो कहाँ तक हो सकता है। ये हमारा प्रीवियस नॉलेज था जो हमने इंट्रोडक्शन में कर लिया था। आज हम आते हैं एविडेंस ऑफ एटम की जान। एविडेंस कहते हैं कि ये जो हमने सारी बातें की हैं कि एटम होता है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमने कहा था ना कि एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद मॉडर्न में हमने ये कह दिया कि एटम ऐसा पार्टिकल होता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब उनके नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ और भी पार्टिकल्स आएंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, हाइड्रोन। और इन सब एटॉमिक पार्टिकल की तादाद 100 से ज्यादा है। उसके बाद हमने किया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल जो है ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो आज हमने करना है कि ये जो हमने प्रीवियस किया था कि एटम होता है, एटम ये है, एटम वो है, तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं कि क्या वाकई ही एटम एग्जिस्ट करता है। तो हम इसके लिए आ जाएंगे एविडेंस ऑफ एटम। किस तरफ आ जाएंगे, हम यहाँ पे आ रहे हैं एविडेंस ऑफ एटम्स की जानब। तो एविडेंस क्या होता है, एविडेंस कह देते हैं कि सबूत किसी भी चीज का। क्या होता है, किसी भी चीज का सबूत है कि एटम होता है तो कैसे होता है और हम एटम को कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए मैं चलता हूं, हम कह देंगे कि जो एटम होता है इसकी जब साइज की बात करेंगे वेरी स्मॉल। क्या होता है, एटम वेरी स्मॉल है। और कितना स्मॉल है कि हमें आंख से नजर नहीं आता। क्या होता है, हम जब इसको देखने की कोशिश करेंगे तो नॉट सीन थ्रू नेकेड आई। क्या होता है जी, अब इसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। ये डायरेक्ट नहीं होता कि सपोज अगर मैं ये लगा लेता हूं, ये सामने एटम पड़ा हमें आंख नजर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो हमें आंख से नजर नहीं आता, हम उसको देखने के लिए आगे दो चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो नंबर 1 आ जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या आ जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप आ जाएगा। और उसके साथ जो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को इसको हम एक नाम देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का। और इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है कि इसमें हम यूज करते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या यूज करते हैं, बीम ऑफ लाइट यूज करते हैं। और इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉन का बीम इस्तेमाल होता है, इसकी मदद से हम एटम्स को देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हमने एटम को देखना है तो हम एटम को कैसे देख सकते हैं। हम एटम को देखने के लिए दो चीज इस्तेमाल करेंगे, या इस्तेमाल करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप या इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। अब इस्तेमाल करती है सिंपल माइक्रोस्कोप, इस्तेमाल करती है बीम ऑफ लाइट, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इस्तेमाल करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को।
अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सी एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें ये याद रखें कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को लेने की कोशिश करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट का इमेज लेना है, क्या काम करना है, इमेज लेना है, तो हमें उस चीज का इमेज नजर नहीं आएगा जिसकी जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ शो करेंगे लैम्डा से, इस शो कर देंगे लैम्डा से, तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो स्मॉलर होगी विजिबल लाइट से। क्या होगा, अगर वो स्मॉल होगी किस चीज से, विजिबल लाइट से, कहां स्मॉल होगा, विजिबल लाइट से स्मॉल होगी। हर वो ऑब्जेक्ट जिसका हम इमेज हासिल करना चाहेंगे तो स्मॉलर देन विजिबल लाइट, तो उसका कैन नॉट ऑब्टेन्ड, क्या आएगा, कैन नॉट ऑब्टेन्ड। मतलब समझ आ गई ना कि अब हमने क्या कह दिया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले, उसके इमेज को लेने की कोशिश करते हैं और अगर उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से स्मॉलर, हम उसका इमेज हासिल नहीं कर सकते। अब जो विजिबल लाइट है इसकी जो वेवलेंथ होती है किसके बराबर होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है वो होती है 450 नैनोमीटर से लेके आगे आ जाएगा 700 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा, जब हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात करेंगे तो वो होती है 750 नैनोमीटर से लेके 450 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो चूंकि जो इस्तेमाल करती है सिंपल माइक्रोस्कोप, इस्तेमाल करती है बीम ऑफ लाइट, और वो लाइट कौन सी होती है, विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ होती है 450 से लेके 700 नैनोमीटर तक। तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें चूंकि लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है और एटम इससे छोटा है, तो फिर हम क्या काम करेंगे कि कैन नॉट हेल्प, क्या आएगा, कैन नॉट हेल्प। अब इसमें ये हमारी हेल्प नहीं करेगा जब हमने देखना होगा एटम को, किसको देखना होगा, एटम को। जब हमने एटम को देखना है तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ये हमारी मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं मदद करता, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि ये इस्तेमाल करता है विजिबल लाइट को, और जो विजिबल लाइट है इसकी वेवलेंथ होती है यहाँ तक, और जो एटम है ये उससे भी स्मॉल है। एटम क्या है, वेरी स्मॉल है। किससे स्मॉल है, इसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी स्मॉल है, और उससे वेवलेंथ विजिबल लाइट से स्मॉल होने की वजह से जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो हमारी मदद नहीं करेगी जब हमने देखना होगा एटम को। अब हम आते हैं, लेकिन हमने क्या काम किया कि हम एटम के बिल्कुल नजदीक गए हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके एटम्स के बिल्कुल करीब गए हैं। कैसे, ये इस्तेमाल करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इस्तेमाल करता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसकी वेवलेंथ बराबर होती है 0.2 नैनोमीटर। किसके बराबर होती है, 0.2 नैनोमीटर। और ये देखिए जरा विजिबल लाइट कितनी थी, 450 कम से कम थी, और यहाँ पे कितनी है, 0.2 नैनोमीटर है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि ये जो है वेरी स्मॉल है, ये क्या चीज है, वेरी स्मॉल है। अब वेरी स्मॉल ये किससे है, विजिबल लाइट से, किससे स्मॉल है, विजिबल लाइट से। इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट से बहुत ही छोटी है। तो ये हम इसको इस्तेमाल करके एटम के बिल्कुल नजदीक गए हैं। अब एटम्स की जब बात करेंगे, एटम का अब साइज कितना हो सकता है, अब उसके तरफ बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेवलेंथ नैनोमीटर में कितनी है। एक हम इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए ये काम करेंगे कि ये आ जाएगा, जो नैनो होता है ये बराबर होता है 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर के। इस तरह आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर -9 मीटर के बराबर आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर -9, और उसके साथ क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। 10 टू रेज़ पावर -9 के राशि लगा देते हैं। तो नैनो की हमने क्या की, वैल्यू पुट की। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 0.2 × 10 रेज़ पावर -10 मीटर। इसको आ जाएगा 0.2, या आप इसको करोगे 2.0 कर दो, हम इसको ये कर देते हैं, ये आ जाएगा 2.0 × 10 रेज़ पावर -10 नैनोमीटर के बराबर इसकी क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये कर दिया कि एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कितनी हो सकती है। तो इतनी स्मॉलर वेवलेंथ होने की वजह से क्या है,
कि इतनी स्मॉलर वेवलेंथ होने की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारी मदद करती है कि हम एटम्स को देख सकते हैं। अब मैं इसकी डायग्राम देखता हूं। जब हमने कार्बन के एटम को, हमारे पास सपोज एक पीस है ग्रेफाइट का, क्या है हमारे पास एक पीस है ग्रेफाइट का, तो जब हम ग्रेफाइट की मदद से देखेंगे एटम को, तो उसका ग्रेफाइट को देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, उसका इमेज कैसा आएगा। तो यहाँ पे ना एक दिखाया हुआ है, से हम ये कर देते हैं कि ये हमारे पास एक ग्रेफाइट का पीस है। जब इसको देखा गया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, किस मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमारे पास यूं आ जाएंगे डार्क और व्हाइट बैंड्स। क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे डार्क और व्हाइट बैंड्स आएंगे इस तरह से। अब ये जो डार्क और व्हाइट बैंड्स हमारे पास आए हैं, ये किस चीज का है, ये हमने लिया है कि ये हमारे पास पीस था ग्रेफाइट का, इसका पीस था ग्रेफाइट का पीस था, और उसको हमने देखा किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से। तो इसके अंदर क्या आया है, इसके अंदर हमारे पास जो चीजें आई हैं उसमें आया है लाइट प्लस डार्क बैंड्स। क्या आ गया, लाइट और डार्क बैंड्स आ गया। अगर मैं इसमें लाइट बैंड्स की बात करता हूं तो यहाँ पे लाइट ये यहाँ पे आ जाएंगे इसके एटम, ग्रेफाइट के क्या होंगे, यहाँ पे एटम्स होंगे, और जो डार्क है ये क्या होगी, उसके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी। क्या आ जाएगा, इसके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाएंगी। अब डार्क और व्हाइट बैंड किस तरह बने हैं, हमने लिया है कि कार्बन के जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है जी, 4 होती है। इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी जब हम ब्रॉडसाइड की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो और आ जाएगी, और इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और होगी। से अगर मैं ये कर देता हूं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 1s2 2s2, आगे आ जाएगा 2p2 आ जाएगा, और ये इसकी स्टेट होगी। जब हम इसको देख लेते हैं ये आ जाएगा s p x p y और ये p z, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p के पास भी 2 है, ये s से बिलोंग कर रहा है और ये है p से। अब मैं इसकी कह देता हूं कि हमारे पास जो होगा ये होगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसकी बात करता हूं एक्साइटेड की, तो एक्साइटेड में क्या होगा, s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा आगे p में, और इसकी कुछ स्टेट न्यू बन जाएगी वैलेंस शेल की, के 4 इसके पास हो जाएगी अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको आप कह दोगे एक्साइटेड स्टेट। क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट्स होगी। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा कि इसके जो डार्क और लाइट बैंड्स आए हैं उस वक्त आए हैं जब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हुई है। तो जो डार्क बैंड है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एनर्जी का गैप है वो एम्प्टी स्पेस उसको फर्स्ट कर रहे हैं, और जो ब्राइट बैंड्स हैं वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पे इसके एटम्स मौजूद हैं, जहाँ पे एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। अब जब एटम के हमने कह दिया कि एटम बहुत छोटी चीज है और इसका अब मास कितना हो सकता है, तो जब हम एटम्स के मास की बात करेंगे एटम्स का मास इसको लिखेंगे AMU में, इसमें लिखेंगे एटम के मास को AMU में एक्सप्रेस करेंगे। अब AMU क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट, क्या होगा, एटॉमिक मास यूनिट होगा, और जो AMU होता है ये बराबर होता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम के, इस बराबर आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम के। और जब हम इसको किलोग्राम में लेके जाएंगे तो हम इसको ये कर देंगे कि ये आ जाएगा 10⁻27 किलोग्राम। कैसे कि हमने क्या काम किया, सर 10⁻27 जब हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया 24 वाला हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर हो सकता है। और इसको किलोग्राम में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.66 × 10⁻27, इसके साथ आ जाएगा किलोग्राम। क्या यहाँ पे आ जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा। हमने जस्ट क्या काम किया है कि आपने इसके अंदर 10 टू रेस, हमने जब इसको कन्वर्ट किया किलोग्राम में, हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो
तो ये एटम्स का मैथ हो सकता है, इसको आप इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। अब इसके बाद अगर हमने ये देखना है कि एटम का साइज कितना हो सकता है, अगर कि पूरी तरह से आप लोगों के ज़हन में आ रहा है कि एटम का साइज कितना है, आप उसको जब जनरली देखोगे तो मैं ना यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ। जब एटम को आपने एटम के साइज को ज़ूम करना है से मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया है, इसके अंदर मैंने एक डॉट लगा दिया। अब डॉट तो आप लोगों को नजर भी नहीं आ रहा होगा, इतना छोटा डॉट है। और जब हम इसके अंदर एटम्स की बात करेंगे, इसके अंदर 2 मिलियन तक एटम मौजूद हो सकते हैं। क्या हो सकता है? इसके अंदर 2 मिलियन तक एटम मौजूद हो सकते हैं। तो ये जो था हमारा छोटा सा टॉपिक था, इसके अंदर हमने देखा एटम्स की एविडेंस के बारे में और एटम्स का हमारा इंट्रोडक्शन मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह इसके बाद हम ये करेंगे कि एटम एक दूसरे के साथ मिलने के बाद क्या बनाएंगे जी, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल कितनी टाइप्स के हो सकते हैं और उसमें के बाद हम उसके तरफ आ जाएंगे आयन जगह की तरफ। जब एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उस वक्त क्या होगा।